हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का। आपकी क्लास 11th का ये वेक्टर एनालिसिस का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम आपको जनरली वेक्टर की अभी तक बेसिक चीज़ें ही बता रहे हैं। अभी इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो शुरू नहीं हुआ है, संभवतः वीडियो में भी नहीं शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मतलब हम आपके चैप्टर को एक शुरुआत से मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें आगे दी होती हैं उसको भी बताते चल रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप उसको शुरुआत से हर एक चीज़ देखें और उस बात को समझे रहेंगे तो आसानी होगी। फिलहाल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो बस आज की वीडियो के बाद। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। आता है तो कुछ रिप्लाई भी दीजिए कि ये आता है कि नहीं आता है समझ में। तो थोड़ा सा हम जो है वेक्टर के योग के तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन इसमें जो है वेक्टर का योग का जो ज्यामितीय विधि है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वेक्टर का जोड़ने से शुरुआत करते हैं। तो वेक्टर के योग से यानी आपको कोई दो सदिश दिया होगा, तीन सदिश भी दिया जा सकता है, लेकिन ज्यामितीय विधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर के योग को हम मुख्य रूप से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा मैथमेटिकल मेथड यानी गणितीय विधि। तो गणितीय विधि नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखिए ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि में भी दो तीन विधि है। हमने एक त्रिभुज विधि, एक समांतर चतुर्भुज विधि और एक बहुभुज विधि, तीन विधि है, मेथड है और वेक्टर्स को जोड़ने का। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपको जोड़ने के लिए दिया जाएगा वेक्टर, उसमें मतलब उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं दिया रहेगा, मैथमेटिकल फॉर्म नहीं दिया रहेगा, मतलब उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी तो गणितीय विधि से लगेगी। अब बात समझे, यानी कोई वेक्टर दिए रहेंगे दो तीन, यानी तीर टाइप में ऐसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, तो उनको आपको जोड़ना। अब बात समझे, तो इतना ध्यान रखेंगे कि तो सबसे पहले सदिशों के योग में हम देखेंगे कौन सी विधि से योग करेंगे, जोड़ेंगे, ज्यामितीय विधि से। ज्यामितीय विधि से तभी जोड़ पाएंगे जब आपको जो वेक्टर दिया रहेगा वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा, तभी, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं। और ज्योमेट्रिकल मेथड में भी सबसे पहला ट्रायंगल मेथड है यानी त्रिभुज विधि। तो इसके लिए कोई दो वेक्टर आपको दिए रहेंगे, उसको कैसे जोड़ते हैं जाने रहिए, कैसे जोड़ा जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनको हम जोड़ करके देखते हैं। जैसे कोई है वेक्टर ए, देखिए त्रिभुज विधि से हम जोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। प्रदर्शित करने का और हर एक तरीका हमने आपको बता दिया है। और एक है वेक्टर कोई दे दिया ऐसे, वेक्टर बी, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इसको हमको ज्योमेट्रिकल फॉर्म से जोड़ना है। तो देखिए कैसे करते हैं, वही सेम तरीका हमने बताया था। यदि किसी वेक्टर को उसके समांतर में स्थापित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी के अनुसार हम इस वेक्टर को विस्थापित करके व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम पहले वेक्टर ए यहाँ खींच दिए, वेक्टर ए खींच दिए, क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी को हम एक अग्र सिरा एक पश्च सिरा हमने बताया था, एरोहेड, और यानी इसको अग्र सिरा, इसको पश्च सिरा बोलते हैं। तो इसके वेक्टर बी को हम ऐसे जैसे ये है इसी के समांतर इस बिंदु से यहाँ पर विस्थापित कर देते हैं। इसके समांतर ही होना चाहिए, बस यही इसको शर्त है, यही शर्त हमने तो बताया है, और क्या शर्त है। चाहे यहाँ से इसके समांतर खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, सब ये देखो दोनों समांतर ही रहेंगे, इसमें हमने कोई परिवर्तन ही नहीं किया है। तो वही तो हमने बताया था कि समांतर एक वो नियम है कि किसी
वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी का यहाँ यूज हो रहा है। तो देखिए ये हो गया वेक्टर ए, हो गया वेक्टर बी। अब देखिए त्रिभुज विधि इसका क्या नाम दिया गया, दोनों वेक्टर को हम क्रमशः अग्र पश्च के तरह से विस्थापित कर देते हैं। मतलब पहले वेक्टर के अग्र सिरे पर, इतना याद रखेंगे, यहाँ नहीं विस्थापित करेंगे यहाँ, तब वो नियम, यही तो नियम जानना है। इसके अग्र सिरे पर दूसरे वाले वेक्टर के पश्च सिरे को और दूसरे वेक्टर के समांतर ही यहाँ विस्थापित कर दिया जाए, और जो एक त्रिभुज बनने की कंडीशन में है उस त्रिभुज को पूरा कर दिया जाए। यानी कि क्या है, ये त्रिभुज बनने लायक दिख नहीं रहा है, ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। जब ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है तो उस त्रिभुज को हम पूरा कर देंगे, और जो पूरा करेंगे तो जो ये नया वेक्टर तैयार होगा, इस वेक्टर को हम वेक्टर आर से निरूपित करेंगे, और यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ नीचे देखो लिख सकते हैं, वेक्टर आर कैसे आया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पर आया। बात समझ में? तो ये तरीका है। देखो वेक्टर ए पहले यहाँ इसलिए ए और बी जोड़ा गया, आर मिला सीरियल के क्रम में। अगर यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, तो पहले क्या लिखते, पहले हम जो है बी लिखते तब ए लिखते। अगर समझने, तो ये है वेक्टर के ज्योमेट्रिकल मेथड का ट्रायंगल मेथड। अगर समझने, ऐसे जोड़ा जाता है। वेक्टर ए दिया है, इसको यहाँ पर विस्थापित कर दिए, दो तरीके से विस्थापित कर सकते थे ना, तो ये जो है हम लोग विस्थापित कर लिए। अब इसका एक और तरीका होता है त्रिभुज विधि, और उसके बाद समांतर चतुर्भुज विधि देता है। त्रिभुज विधि में अभी एक और है तरीका, देखते हैं। ये योग हो गया, ऐसे जोड़ दिए, हो गया, इसको ऐसे लिख दिए, ऐसा समझ में। अब देखिए हमने बी को विस्थापित किया था, दूसरा तरीका है आप ए को भी विस्थापित कर सकते हो। जैसे देखिए वेक्टर बी ऐसे था, वेक्टर बी है, वेक्टर बी को ऐसे लिखते हैं। अब वेक्टर ए को हम विस्थापित करेंगे, विस्थापित कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। देखो विस्थापित वेक्टर ए है, यहाँ को यहाँ विस्थापित करके ऐसे नहीं वेक्टर ए ऐसे खींचेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सीरियल में आपको चलना। तो कहाँ इस त्रिभुज यहाँ से पूरा करने का कोई नियम नहीं होता। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एक का पश्च सिरा, एक का अग्र सिरा होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसका अग्र सिरा ए वाले का और बी का पश्च सिरा, ये नियम फॉलो होना चाहिए, तभी वो वेक्टर का योग माना जाए। तरीका है जोड़ने का। तो वेक्टर बी, अब हम क्या करेंगे, ए को विस्थापित करेंगे। ए को कहाँ विस्थापित करेंगे, वेक्टर बी के अग्र सिरे पर विस्थापित करेंगे, और इसी के समांतर यहाँ पर ऐसे खींच देंगे। देखो वेक्टर ए, देखो यही तो है, यही खींचा गया है। वेक्टर बी जहां था वैसे है, वेक्टर ए के समांतर ही वेक्टर ए को वेक्टर बी के अग्र सिरे पर विस्थापित कर दिया गया। देखो विस्थापित किया गया। अब देखो त्रिभुज बनने की कंडीशन में वो भी है, उस त्रिभुज को हम पूरा कर देंगे, और जब त्रिभुज को पूरा करेंगे तो मिलेगा हमको एक क्या, नया वेक्टर, और वो वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर यहाँ माने थे तो इसको आर डैश मान लेते हैं। अगर आर डैश मानते हैं तो यहाँ से आर डैश, वेक्टर आर डैश बराबर होगा, देखिए पहले यहाँ बी आया है तब ए आया है। अगर यहाँ से इनिशियल पॉइंट से चले तो बी और यहाँ ए, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आया है। बी क्यों लिखे, पहले बी इनिशियल पॉइंट से अगर चले तो बी आया तब ए आया है। यहाँ देखो यहाँ ए आया तब बी आया, आर इस त्रिभुज बनने की कंडीशन में था। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं विस्थापित करने का। विस्थापित करते समय यही ध्यान रखेंगे, एक वेक्टर का अग्र सिरा रहे, एक वेक्टर का पश्च सिरा। अब देखिए क्या वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश बराबर हैं, देख करके बताइए। अगर ये नाप करके अगर बनाते, मान लो पटरी प्रकार से, जितनी लंबाई इसकी थी जितनी लंबाई इसकी थी उसको ऐसे रखते। अब हाथ से बनाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई दे रही, इसी के समांतर अगर ये खींची होंगे तो, और वही रूल यहाँ फॉलो करेंगे तो जो वेक्टर आर है, जहां से देखो ऐसे ये दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये दिखाई दे रहा है। इतना ध्यान दीजिए आप,
अगर आप नाप करके बनाते हैं तो जैसे ये है वेक्टर आर, वो इतनी ही लंबाई का वेक्टर आर डैश बनेगा, और जो कोण वगैरह मतलब झुकाव, यानी जैसे लंबाई और ये जो समांतर का कंडीशन है वो बराबर रहेगा, और जब बराबर रहेगा अर्थात वेक्टर आर जो है वेक्टर आर डैश के बराबर होगा, और जब आर डैश के बराबर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। समीकरण एक यहाँ समीकरण 2 मान लेते हैं, 1 व 2 से ये लिखा गया है। आर और आर डैश बराबर होंगे, कैसे होंगे आप देख करके नाप करके जो मन कहे उस तरीके से आप बता सकते हैं कि आर और आर डैश बराबर होंगे। ऐसे देखिए, तो जब बराबर होंगे तो आर का मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और आर डैश का मान वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आया है। क्यों? वो हमने आपको यहाँ बताया और यहाँ भी बताया, तो ये कंडीशन प्राप्त हुआ। इसका क्या निष्कर्ष है? एक क्रम विनिमय नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, ए प्लस बी तो बी प्लस ए होते हैं, यानी 2 और 3 को हमको जोड़ना है तो चाहे 2 और 3 जोड़े चाहे 3 और 2 जोड़े, इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या कहेंगे, जो सदिशों का योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एक नंबर में ये पूछा जाता है, सदिश का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है अथवा नहीं करता है। तो जो सदिश का योग होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे करता है वो आप देखें। तो ये क्या कौन सी विधि थी? ज्योमेट्रिकल मेथड का, ट्रायंगल मेथड था, यानी त्रिभुज विधि थी। किसकी? वेक्टरों के जोड़ की। कैसे जोड़े वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से बताते हैं, कोई वेक्टर ए लेंगे कोई वेक्टर बी लेंगे। ज्यामिति में मैथमेटिकल वेक्टर नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, इसी को आपको केवल प्रदर्शित करना है। वास्तव में बेस है ये वेक्टर का बेस, इसको समझिए। वेक्टर ए ऐसे रहने देते हैं, वेक्टर बी को हम विस्थापित करते हैं वेक्टर ए के अग्र सिरे पर। यहाँ पर नहीं विस्थापित कर सकते, यहाँ पर ऐसे, इसको यहाँ से दोनों का पक्ष इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कहाँ इकट्ठा होना चाहिए? जहाँ कोण ज्ञात करना हो। आएगा समझ में? तो ये क्या है, हमने विस्थापित किया यहाँ पर, और ये त्रिभुज को पूरा किया। जब दो ये मिल गया आपको, ये बना लेंगे या बना लेंगे तो त्रिभुज ये पूरा किया, और जो त्रिभुज को पूरा किया तो एक नया वेक्टर बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसको वेक्टर आर कहेंगे, जो दोनों योग वेक्टरों के योग का के बराबर होगा। माना जाता है वेक्टर आर ये होगा, और जो वेक्टर आर होगा वो यही इनके योग के बराबर होगा। दूसरी तरीके से विस्थापित करते हैं हम, बी को रहने देते हैं, ए को विस्थापित करते हैं बी के अग्र सिरे पर। विस्थापित करने का मतलब उसके समांतर ही विस्थापित, ए को ए बी के यहाँ इसके समांतर ऐसे खींच देंगे, फिर त्रिभुज को पूरा करेंगे तो वेक्टर आर डैश इसको मान लिया जाएगा, वेक्टर आर डैश मान लिया तो वेक्टर बी और जो है वेक्टर ए मिलेगा, क्योंकि बी और ए इनिशियल पॉइंट चलते हैं तो पहले बी पहले ए, और यहाँ पे ए और बी, तो आर डैश बराबर बी। अब अगर हम ध्यान से देखें, नापें, जो मन कहे वो कीजिए, विश्लेषण कीजिए। वेक्टर आर जैसे है सेम वैसे वेक्टर आर डैश है, दिशा भी वही है, देखिए दिशा वही है, और परिमाण अगर हम नाप करके बनाए होते तो इसके बीच कितनी लंबाई थी उतनी ही इसकी लंबाई होती, अर्थात वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। अर्थात इसके मतलब ये है कि ये सदिशों के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, हमारे बताने का मतलब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये त्रिभुज विधि था, अब कौन सा विधि? समांतर चतुर्भुज विधि है, एक वेक्टर के योग का समांतर चतुर्भुज विधि। तो देखते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, नहीं रहने दो, जाने दो। तो त्रिभुज विधि में हम विस्थापित करते हैं तो दूसरे वेक्टर को अगर विस्थापित करते हैं तो पहले के पक्ष सिरे पर नहीं उसके अग्र सिरे पर ले जाकर, यही छोटी छोटी चीजें हैं, तो याद रखोगे तो समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज विधि, तो यहाँ भी दो वेक्टर दिए रहेंगे, तो उनका योग करेंगे। देखेंगे यहाँ कैसे, उसी टाइप के दो वेक्टर लेते हैं जैसे दिया गया था। एक कोई वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए है, और ये कोई वेक्टर बी है,
जो तरीका है वेक्टर का, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम है इंस्पायर्ड एकेडमी। बता देते हैं थोड़ा सा, उसमें और लोग पढ़ाते हैं, मतलब जो है साथ के ही कंपटीशन लेवल वगैरह का, टीचर वगैरह का, वैकेंसियों का, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो उसमें हमारा भी एक प्ले लिस्ट है, मतलब 11 का फिजिक्स, हाई स्कूल का फिजिक्स, जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसका अलग प्ले लिस्ट बना करके डाला जाता है, हम भी उसी पर डालते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हम अगर समझाते हैं आपको समझ में आता है तो लाइक भी कर दीजिए, तो मज़ा आता है पढ़ाने में, ऐसा समझ में। तो हमने क्या कहा, समांतर चतुर्भुज विधि से इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। हम पहले बता चुके हैं, ज्यामितीय विधि से पढ़ेंगे, इसमें ज्यामितीय रूप में ही आपको वेक्टर मिलेगा। हालांकि एग्जामों में पूछा नहीं जाता, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। कहीं पेपर उठा के देखेंगे, बहुत पहले तो 11, 12 एक में ही आता था, अब तो 11 का 12 में आना नहीं है, अब पढ़ना तो ये है, तो वही चीज़ है। लेकिन अब है क्योंकि सिलेबस में तो बता रहे हैं, जानना जरूरी है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। तो हमने बताया कि कोई ज्यामितीय विधि से जोड़ेंगे, वो भी समांतर चतुर्भुज विधि। तो कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहेगा, अब देखिए यहाँ भी हम विस्थापित करेंगे उसको, लेकिन यहाँ विस्थापित करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। इस वहाँ बी को विस्थापित करते थे इसके आगे सिरे से, तो यहाँ इन दोनों के पश्चिमी सिरे को ही इकट्ठा रखते हैं। वेक्टर ए को ऐसे रहने देंगे, ऐसा समझने, और वेक्टर बी को यहाँ विस्थापित कर देंगे। वेक्टर बी को विस्थापित करते हैं तो बी को बी के समांतर ही किया जाता है। तो रूल हम बता चुके हैं वेक्टर का कैसे विस्थापित किया जाता है, ऐसा समझने। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, जैसे ये दिया था ये हो गया, वही है सेम। ऊपर बना देते हैं, ये रेखा जो खींचते हैं वो समांतर होना चाहिए, लंबाई बराबर होनी चाहिए, यही तो नियम बताया गया था वेक्टर को विस्थापित करने में। तो ये आपका बन गया। अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो त्रिभुज टाइप में बन रहा है, तो वहां त्रिभुज पूरा करते थे, तो यहाँ हम इसको समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं, यानी बनाते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज तभी बनेगा जब इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ऐसा समझ में। इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्या होता है नियम, आमने सामने की रेखाएं समांतर हो, समूह कोण बराबर हो, और यहाँ इसी के समांतर एक रेखा यहाँ से खींचते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विधि है ना। तो अब ये देखिए क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब ये जो समांतर चतुर्भुज का हम क्या लेंगे, विकर्ण, और जब विकर्ण लेंगे अपनी तरफ से एक विकर्ण खींचेंगे, जब विकर्ण खींचेंगे तो उसको मानेंगे आर, और वो भी वेक्टर आर, और जो ये इसका वेक्टर आर का मान होगा यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग होगा, आएगा समझ में। तो सबसे पहले दो वेक्टर आपको दिए गए थे, एक को हम विस्थापित करके दूसरे के मतलब दोनों को पश्चिम इकट्ठा करते हुए किसी एक को विस्थापित कर देते हैं। आप एक को विस्थापित अगर यहाँ करेंगे तो सेम वही मिलेगा, तो एक त्रिभुज टाइप में मिलेगा पहले, फिर उस त्रिभुज को हम एक समांतर त्रिभुज नहीं मिलता है, ऐसे मिला था, वेक्टर बी मिला था, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, समझे। तो इसको विस्थापित करने पर ये मिला, और फिर इसी को एक समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं, हम अपने पास पूरा करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे बराबर और समांतर, इसके समांतर और बराबर रेखा यहाँ से खींचेंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसका जो विकर्ण होगा वही इन दोनों वेक्टरों का योग होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यही समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसका वेक्टर के योग का। कौन से, ज्यामितीय विधि से समांतर चतुर्भुज की वेक्टर का नियम है। हमने याद कीजिए सदिश राशि का परिभाषा बताया था कि वे सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिमाण हो तथा जो है उनमें समांतर चतुर्भुज के योग का नियम का पालन होना चाहिए। अभी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में भी ये आएगा, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के योग का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा। आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, तो हमको लगे कि हमारा पढ़ाना कुछ सार्थक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।